हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो CTET का एग्ज़ाम है वह दिसंबर में होने की संभावना है। और यदि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो जनवरी के पहले वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी तो कर ही रहे होंगे। साइंस की वीडियो आपको डेली मिलती है। साइंस NCERT से मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट होने वाला है और जल्द ही मैं 6 to 8 पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। तो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करना आवश्यक है। NCERT पढ़ने के साथ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी प्रैक्टिस करने होंगे। तो इसके लिए ये पहली प्रैक्टिस की वीडियो मैं लेकर आई हूँ और आपको डेली ये वीडियो मिलेगी। बस आप लोग अपना रिस्पॉन्स अच्छा रखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कंप्लीट NCERT पढ़ाऊंगी, पहले भी पढ़ाया था और इस बार भी मैं आप लोगों का बहुत जल्दी ही कंप्लीट करवा दूंगी एग्जाम के पहले, ताकि आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन भी कर पाएं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल का युग्म है? पहला विकल्प है गेहूं सरसों, दूसरा है सरसों धान, तीसरा है धान मटर और चौथा है मटर मक्का। तो सबसे पहले आपको फसलों के बारे में जानना आवश्यक है। तो फसलें होती हैं 3 प्रकार की, रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसल कौन सी होती है? तो रबी की जो फसल होती है मध्य नवंबर तक लगाई जाती है, यानी नवंबर के मध्य तक ये फसल लगाई जाती है और अप्रैल तक ये फसल काट ली जाती है। तो इसमें कौन कौन से अनाज उगाए जाते हैं? तो रबी की फसल में गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मटर ये सभी रबी के फसल में आते हैं। अब आप लोग समझ गए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। पहला विकल्प गेहूं और सरसों। अब खरीफ की फसल जो है, खरीफ की फसल को मानसून फसलों या शरद ऋतु फसलों के रूप में भी जाना जाता है, जो मानसून के मौसम जो क्षेत्र के आधार पर जून से नवंबर तक रहता है। यानी कि ये फसल जो है मानसून में लगाई जाती है, जब बारिश होती है उस समय ये फसल लगाई जाती है और नवंबर तक ये काट ली जाती है। तो इसलिए इसका जो समय है जून से नवंबर के बीच होता है। जून तक ये लगा दी जाती है, जून जुलाई में, और नवंबर आने तक ये काट ली जाती है। इसमें बाजरा है, धान है, मक्का है, कपास है, ये सब लगाए जाते हैं। तो खरीफ की फसल के बारे में आपको ये याद रखना है। अब एक जायद की फसल होती है। तो जायद की फसलों में सब्जियां उगाई जाती हैं ज़्यादातर, जैसे खीरा, ककड़ी, तोरई, लौकी, तरबूज, खरबूज, ये सभी जायद की फसलों में उगाए जाते हैं। अप्रैल में ये लगाई जाती हैं फसलें। तो ये जायद की फसल होती हैं। 3 प्रकार की फसलें मैंने आपको बताई, ये तीनों प्रकार की फसलें आपको याद रखनी है। प्रश्न आपका रबी और खरीफ से पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कब ये लगाई जाती हैं, कब ये काटी जाती हैं और कौन कौन से अनाज इसमें उगाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। लिखा है, पीने के पानी को उबाल कर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है। कारण दिया गया है, हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचरित होता है। तो पहला तो इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है अभिकथन कि पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है। लेकिन कारण क्या दे रखा है कि हेपेटाइटिस एक बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ये गलत है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए एक विषाणु जनित रोग है, तो ये बैक्टीरिया जनित नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया। ये वायरस से फैलता है हेपेटाइटिस ए। तो इसमें अभिकथन सही है और कारण इसका गलत दिया गया है। तो ए सही लेकिन आर गलत, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक तत्व
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है? तो तत्व एक है जिसका नाम दिया गया है एक्स, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना रहा है और इसका जो विलयन है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो एक्स कोई अम्ल है क्योंकि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इतना तो आप यहां से जान गए। अब ये और क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना रहा है। तो ये पदार्थ जो है सल्फर है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अभी एनसीईआरटी में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैसे अम्ल ऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल और क्षार के बारे में डिटेल में वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ क्लास 6 कंप्लीट होने वाला है, लगभग 8 वीडियो उसके आ चुके हैं। तो ये प्रश्न जो है उन्हीं लेसन से लिए गए हैं जिनमें अम्ल और क्षार के बारे में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में, तीसरा है 40 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में और चौथा है 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में। अब इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको ध्वनि तरंग के बारे में जानना आवश्यक है। तो ध्वनि तरंग ध्वनि के स्रोत से दूर जाने वाली ऊर्जा द्वारा उत्पन्न विक्षोभ का स्वरूप है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में होती हैं और यह 340 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती हैं और यह निर्वात में नहीं गुजरती। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है। इसमें अधिकतम चाल पूछी गई है कि वायु में ध्वनि की अधिकतम चाल होगी किन परिस्थितियों में? तो इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? पहला विकल्प लिखा हुआ है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, समतल दर्पण। तीसरा है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और चौथा है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण द्वारा। तो इसमें दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इनके द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अब इसमें लिखा है उत्तल दर्पण, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा बनता है और प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु से छोटा होता है। ये आपको याद रखना है उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल लेंस जो होता है इसे अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ये आपको याद रखना है। तीसरे में लिखा है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और यह प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये आपको साथ में ये भी याद रखना है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक मेज पर स्थिरावस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला विकल्प है स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। तीसरा है उस पर कोई बल नहीं लग रहा और चौथा है उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। अब आपको बल जानना आवश्यक है क्योंकि अभी एनसीईआरटी में मैंने आपको बल नहीं पढ़ाया है। तो बल क्या होता है? बल एक ऐसी चीज है जो किसी पिंड की विराम या गति की स्थिति को बदल देता है।
तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि एक मेज पर विरामावस्था में एक किताब रखी हुई है, तो क्या इसमें से सही? मेज पर एक किताब रखी हुई है विरामावस्था में, तो इस किताब पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल लग रहे हैं, तो इन पर संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, क्योंकि डी विकल्प में लिखा हुआ है कि उन पर संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? पहला विकल्प है कोक, दूसरा है कोल तार, तीसरा है कोयला गैस और चौथा है चारकोल यानी कास्ट कोयला। तो कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? तो वह है कोक। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसमें जो ये 3 विकल्प लिखे हुए हैं, कोल तार, तो यह कोयला गैस और कोक की तैयारी में उप उत्पाद के रूप में उत्पादित एक गाढ़ा काला द्रव होता है और इसमें 78% कार्बन होता है। कोयला गैस क्या है? यह कोयले से बना एक ज्वलनशील गैसीय ईंधन है, ये आपको याद रखना है, और इसमें 10% कार्बन होता है। चारकोल क्या होता है? तो यह एक काला कार्बन अवशेष होता है जो भार में हल्का होता है और चारकोल में 10% कार्बन होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप पूछा गया था, तो कोक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है? पहला विकल्प है ईस्ट हाइड्रा अमीबा, दूसरा है समुद्री एनीमोन पैरामीशियम बैक्टीरिया, तीसरा है ईस्ट अमीबा बैक्टीरिया और चौथा है हाइड्रा समुद्री एनीमोन और पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? तो एक कोशिकीय प्राणी, जिसे एकल कोशिकीय जीव के रूप में भी जाना जाता है, केवल एक कोशिका से बना होता है। अब इसमें कौन कौन से एक कोशिका से बने हैं? तो वह है ईस्ट अमीबा बैक्टीरिया। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक यात्रा की। यात्रा के आरंभ में पथमापी पर पाठ्यांक 4157 किलोमीटर था। यात्रा के अंत में 4436 किलोमीटर था। यदि वह यात्रा पूरी करने में उन्हें 5 घंटे 10 मिनट लगे तो उनकी औसत चाल क्या थी? इसमें औसत चाल बतानी है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये सूत्र आपको याद रखना है। अब इसमें दूरी कैसे निकालेंगे? तो ये जो अंत वाला पाठ्यांक है, इससे प्रारंभिक पाठ्यांक को घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो हमें दूरी मिलेगी 279 किलोमीटर। ये हो गई दूरी। अब समय दिया गया है 5 घंटे 10 मिनट, तो ये तो घंटे हैं, ये मिनट है, इनको भी घंटे में परिवर्तित करना होगा। तो 10 में 60 से भाग दे देंगे, तो कुल जो समय निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा 5.16। दूरी थी 279 किलोमीटर, भाग दे देंगे तो उत्तर आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बस आपको समझना है, हो सकता है कि ये दूरियां बदल दी जाएं, लेकिन सवाल इसी प्रकार से पूछ लिया जाए, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि दूरी कैसे निकालनी है। अंत वाले पाठ्यांक से पहले वाले पाठ्यांक को घटा देना है, उसके बाद जो समय दिया गया है उससे दे देना है दूरी में भाग। जो उत्तर आएगा वही औसत चाल होगी। तो इसमें सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जा सकता है? पहला विकल्प है पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन, दूसरा है दिन व रात का बनना और तीसरा है ऋतुओं का बनना। तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण। घूर्णन यानी अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमण यानी सूर्य की परिक्रमा करना।
तो 2 प्रकार की गति करती है पृथ्वी। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जाता है। तो वह है ठीक उत्तर, पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन और दिन व रात का बनना। पहला और दूसरा इसमें इस प्रश्न का उत्तर है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा इसमें क्यों नहीं है? ऋतुओं का बनना। तो ऋतुओं का बनना परिक्रमण पर निर्भर है, पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर नहीं है, तो इसीलिए तीसरा इसमें नहीं आएगा। पहला और दूसरा आएंगे, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है, हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखेगा? पहला विकल्प है लाल, दूसरा विकल्प है काला, तीसरा विकल्प है हरा और चौथा विकल्प है पीला। अब इसमें पूछा गया है सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है गुलाब लाल, तो हरे रंग में ये किस रंग का दिखेगा? तो जब पुष्प सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है, क्योंकि यह लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। लेकिन जब हम पुष्प को हरे रंग के प्रकाश में देखते हैं तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि पुष्प उसे अवशोषित कर लेगा और कोई परावर्तन नहीं होगा, इसीलिए पुष्प दिखाई देगा काला। बी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और हेमांक बिंदु पर क्रमशः क्या असर पड़ेगा? पहला विकल्प है दोनों बढ़ जाएंगे, दूसरा है क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु हेमांक बिंदु घट जाएगा, तीसरा है हेमांक बिंदु बढ़ जाएगा किंतु क्वथनांक घट जाएगा और चौथा है दोनों घट जाएंगे। तो पानी में नमक मिला दिया है तो पानी के क्वथनांक और हेमांक बिंदु जो है इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा लेकिन हेमांक बिंदु जो है घट जाएगा। अब क्वथनांक और हेमांक क्या होते हैं ये भी तो जानना आवश्यक है। तो क्वथनांक वह तापमान है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और वह द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सामान्य परिस्थितियों में जल का जो क्वथनांक है वह 100 डिग्री सेल्सियस है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। अब हेमांक क्या होता है? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव जमने लगता है या ठोस बन जाता है उसका हेमांक कहलाता है। तो ये आप समझ गए, इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। यदि आप पानी में नमक मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा लेकिन हेमांक बिंदु घट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? पहला विकल्प है मूत्राशय, दूसरा विकल्प है आंत, तीसरा विकल्प है यकृत और चौथा विकल्प है वृक्क। तो पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है, ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पक्षियों में मल और मूत्र का अलग अलग उत्पादन नहीं होता है, क्लोका एक ही समय में दोनों अपशिष्ट उत्पादों को निकालता है, तो इसीलिए मूत्राशय इनमें अनुपस्थित होता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। पहला विकल्प है मुक्त नाइट्रोजन, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड और चौथा है नाइट्रेट्स। तो पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है कॉलम 1 में दिए गए अम्लों का कॉलम 2 में दिए गए उन खाद्य पदार्थों से मिलान कीजिए जिनमें वे पाए जाते हैं। एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, विनेगर कहते हैं जिसे, तो इसे मिला देंगे चौथे से। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, कर्ड में। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये पालक में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। तो इस क्रम में ए का चौथा
और बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आपका चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कभी कभी एक प्रश्न में अकेले ही पूछ लिया जाता है, इसमें मिलान करने के लिए आया है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है कि पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से ये यदि अकेले भी पूछ लिए जाएं तो आपको याद रखने हैं। इससे आपके 4 प्रश्न तैयार होते हैं, इसलिए इस तरीके के प्रश्न मैं ले लेती हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता। पहला विकल्प है अमोनियम सल्फेट, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा है कैल्शियम सुपरफास्फेट और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको उर्वरक जानना आवश्यक है कि उर्वरक क्या होते हैं। तो उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपूर्ति किए जाते हैं। उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सहित पौधों के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता। डी विकल्प आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है भारत के निम्न राज्यों में से किसके चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया। पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो चक्रवात क्या होता है, सबसे पहले तो यही जान लीजिए। तो चक्रवात हवाओं का एक तंत्र है जो एक सामान्य उपकेंद्र के साथ विपरीत घूर्णन करती है। वे आमतौर पर निम्न दाब वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। चक्रवाती विक्षोभ के कारण मानसूनी हवाओं में परिवर्तन होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इनमें जो विकल्प दिए गए हैं, तो सबसे अधिक संभावना कहां पर होती है चक्रवात से प्रभावित होने की, तो वह है आंध्र प्रदेश। सी विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा और कौन से क्षेत्र हैं जहां पर चक्रवात आता रहता है, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, तो यहाँ पर चक्रवात की संभावना अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बडिंग यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। पहला विकल्प है हाइड्रा अमीबा, दूसरा है अमीबा पैरामीशियम, तीसरा है ईस्ट हाइड्रा और चौथा है पैरामीशियम ईस्ट। तो मुकुलन जो है अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। प्रजनन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो ये इसमें तीसरा विकल्प आपका उत्तर है ईस्ट और हाइड्रा, ये मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी की वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप देखेंगे कि ये सभी प्रश्न वहीं से लिए गए हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़कर जरूर जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवड़ी विलयनों में से विस्थापित कर सकती है। पहला विकल्प है कॉपर, दूसरा है आयरन, तीसरा है सिल्वर और चौथा है जिंक। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है, तो इसमें डी विकल्प सही होगा। पूछा गया है कि कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवड़ी विलयनों में से विस्थापित कर देगी, तो वह है जिंक। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 19 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करवा रही हूँ। तो पेपर फर्स्ट के जनवरी 2024 तक ऑफलाइन जो पेपर हुए हैं मैंने करवा दिए हैं 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक। अब पेपर सेकंड की मैं करवा रही हूँ उसी क्रम में, तो आप लोग वो वीडियो अवश्य देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सीटेट का एग्जाम यदि आप देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत आवश्यक है। चाहे फिर वह साइंस हो, ईवीएस हो, सीडीपी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़कर जाना बहुत आवश्यक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एनसीईआरटी की जो वीडियो है साइंस की सुबह 9 बजे आती है, तो आप लोग वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।